तो हम अब बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में तीन चैप्टर है। पहला चैप्टर है पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरा है आपका, इसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो है। और दूसरा आता है आपका कैपिटल गेन, और तीसरा आता है अदर सोर्सेस। लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंडेक्स प्रोवाइड किया हुआ है ना, इंडेक्स में सब लिखा हुआ है। तो सुनो मेरी बात अब ध्यान से। यूनिट नंबर 3 की प्लानिंग बता रहा हूं आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से। किसी किसी से ये चैप्टर नहीं बनता है, मतलब मैं सबकी बात नहीं करूं कि मेरे से तो सब बनता है, आप लोगों से भी हो सकता है सब बने, ठीक है। किसी किसी को ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, और जिसको ये समझ में नहीं आता उसको ये समझ में आ जाता है, और कभी कभी जिससे ये नहीं बनता उससे ये बन जाता है। तो ये दोनों में आप लोगों को है ना एक ऑप्शन लेके चलना है। मतलब एग्जाम में जब जाओगे तो आप लोगों को ये दोनों में से कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, बहुत अच्छे से। और तीसरा चैप्टर कौन सा, अदर सोर्सेज, इसको तो कंपलसरी है, करना ही है। या फिर किसी को लग रहा है तो तीन में से कोई दो चैप्टर बहुत अच्छे से करके चले जाना, तीन में से कोई दो चैप्टर। और जो पीजीबीपी वाला चैप्टर है भाई वो थ्योरिटिकली भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को जो इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं ना, जितने भी रूल्स, जितने भी नोट्स वोट्स जो भी बता रहा हूं, कभी कभी प्रैक्टिकल ना पूछ के उसी के ऊपर थ्योरी पूछ लेगा। तो आप लोगों को रूल्स पता होने चाहिए। तो आप लोगों से अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो आप लिख के आ सकते हो। क्लियर है? चलो तो हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीजीबीपी, प्रॉफिट्स और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है आप लोगों से कि बिजनेस मतलब क्या होता है और प्रोफेशन मतलब क्या होता है। बोलो तुषार, बिजनेस मतलब क्या और प्रोफेशन मतलब क्या? हाँ, ये भी मेरा प्रोफेशन है। हाँ, देखो बिजनेस का मतलब ये होता है, अगर आप कोई चीज खरीद के बेच रहे हो या फिर बना के बेच रहे हो। खरीद के बेचते हो तो ट्रेडर्स, बना के बेच रहे हो तो मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उसको हम प्रोफेशन की कैटेगरी में डालते हैं। कौन सी कैटेगरी में? प्रोफेशन, सर्विस प्रोवाइडर को। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में सबको प्रोफेशनल नहीं बोल सकते। जैसे आप एग्जांपल दिए मेरा टीचर का, टीचर बोल लो, सीए बोल लो, डॉक्टर बोल लो, वकील बोल लो, इन लोग क्या करते? सर्विस प्रोवाइड करते। लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर इन लोगों ने नॉलेज ली है। इन लोगों ने क्या किए? नॉलेज ली है। तो इन लोग जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इन लोग जो अपनी इनकम कमा रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोफेशन, ठीक है। लेकिन कोई कोई लोग सर्विस ऐसी प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या बोलते हैं, बस में ट्रेवल किए हो, तो बस कंपनी जो आपको बस की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई प्रोडक्ट दे रही है कि रायपुर से बिलासपुर जाना है तो सर्विस ही तो मिला ना आपको, तो उसको क्या प्रोफेशन की कैटेगरी में डालोगे? नहीं, बिजनेस। हाँ, लेकिन बस का जो ड्राइवर है वो बस कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो बस के ड्राइवर की सर्विसेज को हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि उसने बकायदा क्या की है? बस चलाने की ट्रेनिंग ली है। आई बात समझ में? तो ऐसी कुछ कुछ सर्विसेज होती है। जैसे मूवी देखने जा रहे हो आप लोग, तो मूवी देखने जा रहे हो तो आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है क्या मूवी वाला? नहीं, लेकिन सर्विस तो दिया ना, तो क्या है? प्रोफेशन। लेकिन एक्टर्स लोग जो अपनी सर्विस डायरेक्टर को दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, तो वो क्या है? प्रोफेशन है, क्योंकि उन लोगों ने बकायदा उसकी क्या है? ट्रेनिंग ली है। क्लियर है मेरी बात? तो बिजनेस और प्रोफेशन में फर्क होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम दोनों की बात करेंगे, बिजनेस और प्रोफेशन की। तो इस चैप्टर में आप लोगों को बिजनेस की इनकम या प्रोफेशन की इनकम निकालने के लिए दो फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। पहला फॉर्मेट कौन सा है? फॉर्मेट नंबर 1, और दूसरा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट नंबर 2। क्वेश्चन में एक ही साथ दोनों फॉर्मेट नहीं लगेंगे। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट नंबर 2 लगेगा,
और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट नंबर 1 लगेगा। अब सवाल है कि फॉर्मेट नंबर 1 कब लगाएंगे और फॉर्मेट नंबर 2 कब लगाएंगे। तो फॉर्मेट नंबर 1 कब लगेगा, सुनना ध्यान से। फॉर्मेट नंबर 1, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ होगा, तो कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे, फॉर्मेट नंबर 1। और फॉर्मेट नंबर 2 का यूज कब करोगे, अगर क्वेश्चन में आपको कैश या बैंक अकाउंट दिया हुआ होगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट दिया हुआ होगा, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, तो फॉर्मेट नंबर कौन सा बनाओगे, 2। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। फॉर्मेट नंबर 1 कब लगाना है, जब आपको क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फॉर्मेट नंबर 2 कब लगाना है, जब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कैश या बैंक अकाउंट या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट नंबर 1 और फॉर्मेट नंबर 2 में क्या फर्क है। आप लोग मूर्ति बनाना जानते हो, मूर्ति कैसे बनाते हैं, मूर्ति बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपके सामने पत्थर रख दिया जाएगा, एक तो आपके सामने क्या रख दिया जाएगा, पत्थर रख दिया जाएगा। पत्थर को तराशते जाओ तराशते जाओ तराशते जाओ, आपके सामने जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो क्या होगा, मूर्ति। ये एक तरीका होता है बनाने का। मतलब यहां पे बोल सकते हैं मूर्ति इस पत्थर के अंदर ही थी, जो काम की चीज नहीं थी उसको हटा दिए, तो अंदर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, मूर्ति। और दूसरा तरीका क्या होता है मूर्ति बनाने का, आपके सामने मैं मिट्टी का ढेर रख देता हूं, इससे आप क्या करोगे, एक मूर्ति का शेप दे दोगे। ये भी एक तरीका होता है बनाने का। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, आपने मूर्ति का क्या कर दिया, एक शेप दे दिया। तो फॉर्मेट नंबर 1 जो है इस कॉन्सेप्ट में काम करता है, और फॉर्मेट नंबर 2 जो है इस कॉन्सेप्ट में काम करता है। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, ये जब क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे तब आप लोगों को थोड़ा सा इससे रिलेट कर पाओगे। मतलब क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेट नंबर 1 में हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहता है, क्या दिया रहता है, लेकिन वो अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते, कोई चीज ऐड करते, कोई चीज लेस करते। तो एडजस्टमेंट होने के बाद वही नेट प्रॉफिट एक अलग टाइप का एडजस्टेड प्रॉफिट बन जाता है, उसी को हम बिजनेस की इनकम बोलते हैं। मतलब आपको पत्थर दिया रहेगा, उसी में एडजस्टमेंट करना है। और दूसरा तरीका क्या होता है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, आपको जो काम की चीजें हैं उनको उठाओ, प्लस माइनस करो, तो जो बचा हुआ आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। क्लियर है मेरी बात। चलो अभी आप लोगों को हो सकता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब अपन चैप्टर में एंट्री करते हैं। फॉर्मेट नंबर 1 से क्वेश्चन ज्यादा है, मैं बोल सकता हूं 75% क्वेश्चन किसके ऊपर है, फॉर्मेट नंबर 1 में, और बाकी बचे 25% क्वेश्चन किसके ऊपर है, फॉर्मेट नंबर 2 के ऊपर। फॉर्मेट नंबर 1 कब बनाते हैं जॉनवी, मतलब कब इसका यूज होगा, हाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा तब, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लो एक बिजनेसमैन है, ये कुछ बिजनेस करता है, इसको अपने बिजनेस का, अभी मैं अब जो भी बात करूंगा ना, मेरा पूरा फोकस फॉर्मेट नंबर 1 के ऊपर, मैं 2 की बात भी नहीं करूंगा अभी। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, तो अपना बिजनेस कर रहा है, तो इसको अपने बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा, तो बिजनेसमैन क्या बनाएगा, अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना है इसको, तो ये क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहा है ये बिजनेसमैन, तो इसको जो लास्ट में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को ही हम क्या मानते हैं, नेट प्रॉफिट को ही हम क्या बोलेंगे, बिजनेस की इनकम। ये सिंपल सी बात है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए वो क्या करता है, प्रॉफिट या लॉस बनाता है, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाता है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। वही नेट प्रॉफिट को क्या माना जाता है, बिजनेस की इनकम।
अब मान लो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूछ रहे हैं बिजनेसमैन से, बताओ कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो बोला मेरे बिजनेस में ये जो दिख रहा है ना, मान लो 5 लाख रुपए का ये प्रॉफिट हुआ है। बिजनेसमैन किसको बता रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला मान लेगा इस प्रॉफिट को कि 5 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, आपको मान लेगा। वो बोलेगा आप अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लेकर आओ, बोलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या बोलेंगे? आप अपना पीएल अकाउंट लेकर आओ। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लेकर आएगा बिजनेसमैन, मान लो इसका बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। यहां पे पूरे एक्सपेंसेस उसने डाल के रखे हैं, यहां पे पूरी इनकम उसने डाल के रखी हुई है, ठीक है। अब ये जो बंदा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर बोल सकते हैं, वो पूरा चेकिंग करना चालू कर दिया प्रॉफिट लॉस की। पूछ रहा है भैया ये खर्चा क्या है बताओ, 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 पूरा उसका डिटेल लेकर आओ। अब बाद में जैसी डिटेल मंगाना चालू किया तो पता चला उसने यहां पर अपने घर के खर्चे, घर के खर्चे 50,000 रुपए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल के रखे हैं। क्या करके रखा है? घर के खर्चे को कहां डाल के रखा है? तो ये अलाउड है। अलाउड है बोलने का मतलब ये जो प्रॉफिट दिख रहा है 5 लाख रुपए का एक्चुअल प्रॉफिट है। भाई बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ बिजनेस के खर्चे माइनस करो ना, घर के खर्चे क्यों माइनस करके रखे हो? अब घर के खर्चे माइनस करके रखे हो मतलब आपका प्रॉफिट कम दिखा के रखे हो आप। हटाओ इसको, तो क्या करोगे? प्रॉफिट में क्या कर दोगे? ऐड करेंगे ना, प्रॉफिट बढ़ जाए। खर्चा कम हो रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब हम आपका प्रॉफिट कितना मानेंगे? 550। और चेकिंग कर रहे, और चेकिंग कर रहे, पता चला एक जन की सैलरी डाल के रखे, स्टाफ की सैलरी, और स्टाफ की सैलरी ऐसे स्टाफ की सैलरी जो घर में काम करता है। बिजनेस के स्टाफ की सैलरी की बात नहीं हो रही है, ऐसे स्टाफ की सैलरी है जो कहां काम करता है? घर में। कितना रुपया? 30,000 रुपए डाल के रखे। तो भैया घर में काम कर रहे नौकर की सैलरी को आप बिजनेस का खर्चा मानोगे? तो घर का खर्चा हुआ ना, तो फिर क्या करेंगे? 30,000 ऐड कर दो, तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 580, 5,80,000। अब इनकम साइड चलो, एक्सपेंस साइड का हो गया टोटल। एक्सपेंस साइड क्लियर हो गया कि भाई घर भर के खर्चे अलाउड नहीं है, तो घर के खर्चे जो आपने माइनस कर दिए थे तो उसको हम क्या कर दिए? रिवर्स कर दिए। रिवर्स मतलब ऐड कर दिए। अब इनकम साइड में इसने क्या डाल के रखा है? इसको ना 40,000 रुपए की कहीं से लॉटरी लगी थी। क्या लगी थी? लॉटरी। उसने यहां पर 40,000 रुपए अपना लॉटरी का इनकम डाल दिया है। तो लॉटरी की इनकम कोई बिजनेस की इनकम होती है क्या? वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगी, बिजनेस की इनकम नहीं होती लॉटरी की। मतलब आपका जो प्रॉफिट है 40,000 रुपए से बढ़ा हुआ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? तो यहां पर क्या करोगे? 40,000 रुपया माइनस। तो अब आपके बिजनेस की इनकम कितनी हो गई? 540। तो ऐसे कुछ कुछ आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? ऐसे ही पीएल अकाउंट मिल जाएगा। आपको चेक करना है कौन कौन से ऐसे आइटम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो इनकम की बात करो चाहे एक्सपेंस की बात करो। इसको एडजस्टमेंट करने के बाद आखिरी में जो फिल्टर होके प्रॉफिट बचेगा आपके पास, उसी को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस की इनकम। तो अब आप लोगों को इस चैप्टर में यही सीखना है कौन सा आइटम जो है बिजनेस का खर्चा या इनकम मानते हैं और किसको बिजनेस का खर्चा इनकम नहीं मानते। ठीक है, बस। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो फॉर्मेट नंबर 1 क्या बोलता है? 2 मिनट अच्छे से देखो। फॉर्मेट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? नेट प्रॉफिट या सरप्लस लेंगे। डालेंगे नेट प्रॉफिट या सरप्लस। मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मेट नंबर 1 का यूज कब होगा? जब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया रहेगा या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा, ये बताया था।
तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आउटपुट क्या होता है? नेट प्रॉफिट। और इनकम एक्सपेंडिचर का आउटपुट क्या होता है? सरप्लस। पढ़ते थे ना अपन, एनपीओ नाम का एक चैप्टर था उसमें, सरप्लस। और ये तो नेट प्रॉफिट है, सरप्लस उठा लो। अब यहां पर दो चीजों को ऐड करना है और दो चीजों को क्या करना है? लेस करना है। तो कौन सी दो चीजें ऐड होंगी और कौन सी दो चीजें लेस होंगी? ऐड एक्सपेंसेस डेबिटेड इन अकाउंट, ऐसे खर्चे जो डेबिट कर दिए गए हैं अकाउंट में बट नॉट अलाउड एज बिजनेस, मतलब उनको बिजनेस का खर्चा नहीं मानते। तो ऐसे खर्चे जो डेबिट कर दिए, डेबिटेड वर्ड समझते हो, डेबिट कर दिए गए हैं, उसको खर्चा नहीं मानना है बिजनेस का, तो इसको क्या करोगे? ऐड। दूसरा, इनकम नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट बट कंसीडर्ड एज बिजनेस इनकम, मतलब ऐसी कोई कोई इनकम होती है जो क्रेडिट नहीं की गई है अकाउंट में लेकिन वो बिजनेस की इनकम है, तो उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। आप लोगों को यहाँ पे नोट नंबर 1 2 3 दिख रहा है, इसकी पूरी लिस्ट है, आगे मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा आप लोगों की, इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है करके, ठीक है। तो ऐसे खर्चे जो डेबिट कर दिए गए बट बिजनेस के एक्सपेंस नहीं मानते, ऐड करो। ऐसी इनकम जो क्रेडिट नहीं की गई है, क्रेडिट नहीं की, नॉट क्रेडिटेड लिखा है, लेकिन बिजनेस की इनकम है, तो उसको भी क्या कर दो? ऐड कर दो। लेस एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड इन अकाउंट, ऐसे खर्चे जो डेबिट नहीं किए गए हैं बट बिजनेस के खर्चे माने जाते हैं, तो उनको क्या करो? क्या करना है? माइनस। या फिर कोई ऐसी इनकम है जो अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, जैसे एग्जांपल में मैंने लॉटरी की इनकम बताई गई थी, बताया था मैं आप लोगों को, ऐसी इनकम जो क्रेडिट की गई है अकाउंट में बट नॉट कंसीडर्ड एज बिजनेस इनकम, ये दो चीजें माइनस होंगी, ये दो चीजें प्लस होंगी। फिर आपका जो इनकम, जो प्रॉफिट बच के फिल्टर होके आएगा, उसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये फॉर्मेट 2 मिनट आप लोग अच्छे से याद करो, क्योंकि यही पूरा फ्रेमवर्क है, इसी के अंदर ही पूरा काम होना है, ठीक है, इसी के अंदर ही पूरा काम होना है, याद करो इसको। हो गया याद? क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करेंगे? नेट प्रॉफिट है, सरप्लस, ठीक है। दो चीजें ऐड होंगी, कौन कौन सी दो चीजें ऐड होंगी? ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिटेड है अकाउंट में बट नॉट कंसीडर्ड एज बिजनेस एक्सपेंस। दूसरा, इनकम नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट बट कंसीडर्ड एज बिजनेस इनकम, ये दो ऐड होगा। और दो चीजें लेस होगी, एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड इन अकाउंट बट कंसीडर्ड एज बिजनेस एक्सपेंसेस। और चौथा, इनकम क्रेडिटेड इन अकाउंट बट नॉट कंसीडर्ड एज बिजनेस इनकम। तो ये चार आप लोगों को जो दिख रहा है ना पॉइंट, ये हेडिंग है। इसकी अब डिटेल अब आप लोग नीचे में पढ़ोगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। फिर मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉर्मेट नंबर 1 का यूज कब करना है। फॉर्मेट नंबर 1 का यूज कब करना है? जब क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा, तब फॉर्मेट नंबर 1 का यूज होगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के बदले नेट लॉस दे देगा, नेट प्रॉफिट के बदले क्या दे देगा? नेट लॉस। तो प्रॉफिट की अगर अमाउंट है तो यहां पर आप लिखोगे ना तो प्लस में लिखना, और लॉस की अमाउंट है तो माइनस, बाकी सब जो जैसा एडजस्टमेंट है वैसा ही होगा, ठीक है। और अगर सरप्लस अगर दिया है तो प्लस में, और डेफिसिट अगर दिया है तो माइनस में। चलो अब बात करते हैं हम लिस्ट नंबर 1 की या नोट नंबर 1 की। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू अकाउंट बट नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस, ये है इसकी लिस्ट, दिख रहा है? नोट नंबर 1, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू अकाउंट बट नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस, व्यय जो खातों में डेबिट किए गए हैं परंतु व्यापारिक व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं है। इट मींस दैट इन एक्सपेंस को बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने जो लिस्ट बनाई वो एग्जाम्पल्स है,
ये मतलब अगर आपकी अकाउंटिंग तगड़ी है ना तो यहीं पे मेरी बात खत्म हो गई है। ये जो एग्जांपल्स मैंने ना क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ही उठा के डाल दिया यहाँ पे कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा। तो सबसे पहला क्या आएगा नाम, डोनेशन या चैरिटी। डोनेशन या चैरिटी को बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता है। तो अगर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर दिखेगा ना आपको तो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किसी भी प्रकार का पर्सनल एक्सपेंस अगर डेबिट किया हुआ दिखेगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, गिफ्ट टू रिलेटिव। गिफ्ट दो टाइप से मिल सकता है, एक गिफ्ट टू कस्टमर और गिफ्ट टू रिलेटिव। कस्टमर वगैरह को गिफ्ट देते हैं तो वो बिजनेस का खर्चा है। और जैसे दिवाली में कैलेंडर वैलेंडर ये सब बांटते हैं ना, तो गिफ्ट क्या है, प्रमोशन ही तो हो रहा है, एडवर्टीजमेंट तो हो रहा है बिजनेस का। तो रिलेटिव को गिफ्ट दे रहे तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन कस्टमर को गिफ्ट दे रहे तो बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। सैलरी टू डोमेस्टिक स्टाफ। डोमेस्टिक स्टाफ मतलब घर में काम कर रहे वर्कर की सैलरी। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पर्सनल कार, पर्सनल कार से रिलेटेड खर्चे। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब समझते हो ना, आहरण, अपने घर के खर्चे के लिए अगर कुछ पैसा निकाल के ले जा रहे हैं तो अगर ये सारे खर्चे डेबिट किए हुए हैं तो उनको क्या मानते हैं, पर्सनल एक्सपेंस। उसको क्या कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट टैक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर अकाउंट में इनकम टैक्स डेबिट किया हुआ है, वेल्थ टैक्स डेबिट किया हुआ है, एफबीटी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ऐड किया हुआ है तो उसको क्या कर दोगे, ऐड मतलब डेबिट किया हुआ है तो उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। सॉरी, इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और एफबीटी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। मैंने इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है बिजनेस से रिलेटेड होता है और डायरेक्ट टैक्स जो होता है पर्सनल होता है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर डेबिटेड है, दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है क्या, रिवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर खरीद के लेकर आए अपने बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर खरीदना क्या खर्चा है, फर्नीचर क्या खरीदना हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है कि एसेट का एक्विजिशन है। एसेट खरीद रहे हो तो उसको बिजनेस का खर्चा नहीं मानते हो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया हुआ है तो उसको क्या कर दोगे, ऐड। तो फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कॉस्ट ऑफ बुक्स परचेज्ड, बुक्स खरीदे उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेटेंट और नो हाउ। पेटेंट समझते हो, नो हाउ समझते हो, क्या होता है नो हाउ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड, एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कुछ भी। एनएससी परचेज, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर परचेज किया, मतलब ये क्या, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। ये सब को अपन क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। ये सब मैंने कहां से उठाया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते नया नाम आते जा रहा था तो मैं लिखते जा रहा था यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ बुक्स परचेज, बुक्स तो जानते हो ना क्या होती है, एसेट है। जैसे ये बुक मैंने खरीदा तो मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है कि ये एसेट है, एसेट है। इसका यूज करके मैं आप लोगों को सर्विस दे पा रहा हूं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट समझते हो, कोई एक ऐसी चीज है जो यूनिक है, जो मैंने डेवलप करी, तो उसको मैंने क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, पेटेंट। और नो हाउ मतलब क्या होता है, नो हाउ भी एक ऐसा कुछ, किसी काम करने को, पूरा किसी काम को करने का प्रोसेस को बोलते हैं नो हाउ। नो हाउ भी हमारे लिए क्या होती है, एक एसेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिपी बोल लो, रेसिपी भी एक एग्जांपल है। जैसे अभी मैं जो क्लास ले रहा हूं जिस तरीके से कि ऑनलाइन भी स्ट्रीम हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है और आप लोग यहाँ पर भी देख ले रहे हो, ये सारी फैकल्टीज को नहीं आता ये काम करना। बहुत सारी, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को नहीं आता, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। जैसे ऊपर वाले सर लोगों ने मेरे को 3-4 बार बोल दिया कि हमको ये प्रोसेस बताओ, हमको भी ऑनलाइन ऑफलाइन करना है, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है बता दूंगा, लेकिन नो हाउ किसी काम करने को जो तरीका है जो मैंने डेवलप किया, इसको सीखने में मेरे को 1.5 साल लगा, तो ये क्या है, मेरी एसेट है। क्या है, एसेट है, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और मैं चाहूं तो किसी को ये सिखाने का मैं क्या कर सकता हूं, पैसा चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसको एसेट दे रहा हूं ना भाई। जैसे मेरा अभी दिमाग चल रहा है कि मैं चाय दुकान खोलूंगा, सच्ची में चाय दुकान खोलूंगा। मेरे को है ना एक एक जगह है, वहां की चाय बहुत पसंद आती है और सच्ची में वहां की चाय बहुत अच्छी है। ये सब जो चिल्लर खुला है ना, ये सब बेकार है।
तो उनसे मैं बात किया, उनके पास जाऊंगा, मैं कम से कम 3-4 दिन रुकूंगा और बोलूंगा मेरे को चाय बनाना सिखाओ। रहूंगा वहां पे, प्लेट व्लेट कप और दोने बोलेगा दो भी दूंगा सब, लेकिन चाय बनाना सीख के आऊंगा। और एक कैची नेम भी है मेरे दिमाग में, वो ब्रांड से मैं है ना चाय की दुकान खोलने वाला हूँ। ठीक है, जैसे अमृत तुल्य है, MBA चाय वाला है, वैसे मेरे भी दिमाग में बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बता नहीं सकता ना, पब्लिक हो जाएगा तो आप लोग कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो मैं जाऊंगा तो वो अगर मेरे को चाय बनाना सिखाता है तो वो क्या है, उसका नो हाउ है, क्योंकि वैसी चाय कोई नहीं बना सकता। और सच्ची में पी के आना, वहां की चाय सब फेल है इनके सामने। और रेट क्या है, 7 रुपए हाफ, 15 रुपए फुल। हाँ, ये रायपुर में नहीं है, बाहर है। तो उसके साथ कंडीशन भी ये लगी ना कि तू अगर मेरे से सीख के जा रहा है तो तू मेरे शहर में खोलेगा तो सोच लेना, एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में, मैं वहां खोल ही नहीं सकता वो दुकान को। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस चालू करने के पहले या बिजनेस इनकॉर्पोरेट करने के पहले, जैसे छोटा मोटा दुकान खोलना है तो बात अलग है, कंपनियां खुलती है ना, तो कंपनी खुलने के पहले बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो लीगल फीस, तो ये तो वो। तो कंपनियां जब बिजनेस एग्जिस्टेंस में आने के पहले अगर कोई खर्चा किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी। तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट बोलते, डेबिट किया हुआ होगा तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज, किसी भी प्रकार की एसेट खरीद रहे हैं और उसको डेबिट किया हुआ है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको भी क्या करेंगे, ऐड। NSC अगर खरीद के रखा है, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरीज, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कैपिटल ये एक प्रकार का मैं बोल सकता हूं, इसको डोनेशन भी बोल सकते हो, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरीज, अगर ये आपको डेबिट किया हुआ दिख रहा है तो इसको क्या कर देना, ऐड, क्योंकि सब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी प्रकार का प्रोविजन या रिजर्व डेबिट किया हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी प्रकार का प्रोविजन या रिजर्व डेबिट किया हुआ है तो उसको भी क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि प्रोविजन और रिजर्व को एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेट, आपको क्वेश्चन में दो चीज देखने को मिलेगी, बैड डेट भी दिखा डेबिट किया मिलेगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट किया मिलेगा। तो बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या फर्क होता है, आर्या? बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या फर्क है? नहीं, माइनस प्लस पूछी, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। हाँ बोल सकते हैं, आप बोलो यश, बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो आप लोग। बैड डेट मतलब एक्चुअली वो लॉस हो चुका है, पैसा डूब गया है, तो उसको बिजनेस का खर्चा मानते हैं। लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है ना, वो लग रहा है आपको, हुआ नहीं है, लग रहा है कि हो जाएगा, तो इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट को बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं मानते। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन, अकाउंटिंग करोगे तो हम डेबिट करते हैं इनको, लेकिन इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए इसको नहीं मानते। डेप्रीसिएशन रिजर्व या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर ये भी इसको भी खर्चा नहीं मानते। लेकिन डेप्रीसिएशन, यहीं पे बात खत्म नहीं होती, डेप्रीसिएशन के बारे में भी बहुत सारी चीजें बची है। क्या होता है डेप्रीसिएशन, समझो, जो बिजनेसमैन है ना वो डेप्रीसिएशन अपने हिसाब से कुछ भी चार्ज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर रखे हुए हैं, फर्नीचर के ऊपर बिजनेसमैन की मर्जी, वो 20% लगाए, 30% लगाए, वो तो अपना बिजनेस का मालिक है। लेकिन इनकम टैक्स वाले हर नेचर ऑफ एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन का रेट स्पेसिफाई करके रखे हुए। इनकम टैक्स वालों का बोलना है कि फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन हम 10% से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट मशीनरी समझते हो ना, उसके ऊपर 15% डेप्रीसिएशन। कंप्यूटर अगर है तो 40% डेप्रीसिएशन, बुक्स अगर है तो 40% डेप्रीसिएशन अलाउ करेंगे। ये रेट कौन बता के रखा है, इनकम टैक्स वाले। ये देखो डेप्रीसिएशन का आपको रेट देखने को मिलेगा, दिख रहा है, ये रेट याद भी करना पड़ेगा आपको, कौन सी एसेट पर कितना डेप्रीसिएशन लगता है। ठीक है, तो व्यापारी जो है, बिजनेसमैन जो है, अपने मर्जी से जो भी डेप्रीसिएशन लगा के रखा है तो उसको तो पहले ऐड कर दो। उसको क्या करोगे, ऐड करोगे।
और फिर बाद में एज पर इनकम टैक्स का प्रोविजन जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो एक्चुअल डेप्रिसिएशन आप लगाओगे। क्लियर है? तो अभी हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन है, अगर ये डेबिट किया हुआ तो उसको क्या कर देना, ऐड। डेप्रिसिएशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बची है, जब टाइम आएगा तो बताऊंगा। उसके बाद किसी भी प्रकार के प्रोविजन का टैक्स अगर डेबिट किया हुआ है तो उसको भी क्या करोगे, ऐड। मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में जो जो चीज आती है सबको क्या करना है, ऐड। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। लॉस फ्रॉम, क्या होता है, बिजनेस दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बिजनेस, दो टाइप का। एक होता है नॉर्मल बिजनेस और दूसरा होता है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस मतलब अभी जो मैं कर रहा हूं क्या है, नॉर्मल बिजनेस है। जो आप लोगों को मार्केट में जाते हो दुकानें दिख रही है, फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी, वो सब क्या है, नॉर्मल बिजनेस है। साइड में मैं है ना, अभी आप लोगों से बात करते करते दो ठोक ऑप्शन का ट्रेड भी मार दिया, 4,000 रुपए में कमा लिया अभी बैठे बैठे। वो मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, वो क्या है, मेरा स्पेक्यूलेशन, सट्टे का व्यापार। सट्टे का व्यापार मतलब मेरे को लगा अभी ऑप्शन का एक ठोका था निफ्टी, बैंक निफ्टी का, कुछ उसका 12 रुपए रेट था और वो मेरे को 35 रुपए का टारगेट मिला था, मैं 12 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेच दिया, तो मैं 8 रुपए मार्जिन कमा लिया और मैं 2,000 ठोक खरीदा था, तो 2,000 इंटू 8 करोगे तो कितना कमाया, 16,000 रुपए कमा लिए बैठे बैठे। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सच्ची में नहीं कमाया। तो ये जो है, ये जो मैंने कमाया, कोई मेरा बिजनेस चल रहा है क्या, नहीं। कमाया जरूर, मेरी इनकम है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ठीक है? अगर स्पेक्यूलेशन बिजनेस की लॉस अगर डेबिट की हुई है तो उसको भी क्या कर दो, हटा दो, क्योंकि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हो। स्पेक्यूलेशन का अलग से करना पड़ता है, यहां पे नहीं होगा वो। ठीक है? उसके बाद डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, यहां पर डेप्रीसिएशन का रिजर्व और प्रोविजन की बात हो रही थी, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को और ज्यादा समझने के लिए आपको नोट नंबर 3 और नोट नंबर 5 देखना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन के लिए और समझने के लिए नोट नंबर 3 और 5 देखना पड़ेगा, तो जब आएगा तब देखेंगे अपन। उसके बाद एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी अगर डेबिट किया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी, एक इसमें है ना, मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है, आगे लिखा हुआ है नॉट यूज्ड इन बिजनेस। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक मकान का मालिक हूं, इस मकान में नीचे का जो पोर्शन है, इस मकान के नीचे का जो पोर्शन है वहां पे मैं पूरा अपना क्या चलाता हूं, बिजनेस, और ऊपर के पोर्शन में मैं क्या करता हूं, रहता हूं, रेसिडेंस है मेरा। ये पूरे मकान का म्युनिसिपल टैक्स आ रहा है 5,000 रुपया। म्युनिसिपल टैक्स कितना आ रहा है, 5,000। तो मेरे बिजनेस का खर्चा कितना होगा, जो बिजनेस से रिलेटेड एरिया है ना, उसका जो टैक्स बनता है कितना रुपया, तो ये मेरा बिजनेस का खर्चा। लेकिन कभी कभी है ना 5,000 रुपया पूरा डेबिट कर देता है कि मकान से रिलेटेड पूरा खर्चा को क्या किया हुआ है, डेबिट। तो मकान से रिलेटेड जो नहीं है वो कितना है, तो उसको क्या करोगे, ऐड। मतलब आपको यहां पर ऐड कौन सा करना है, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी नॉट यूज्ड इन बिजनेस। कौन कौन से ऐसे खर्चे मिलेंगे, म्युनिसिपल टैक्स मिलेगा, ऐड कर देना। रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा तो ऐड कर देना। इंश्योरेंस मिलेगा तो ऐड कर देना। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो ऐड कर देना। जो मकान यूज नहीं हो रहा है बिजनेस में उसका, और जो यूज हो रहा है बिजनेस में उसका कुछ नहीं करना है, मतलब बिजनेस का ही खर्चा होता है वो। अगर आपको ये नाम से कुछ डेबिट किया हुआ मिले, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, तो भी इसको क्या कर देना, ऐड कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डेबिट किया हुआ मिले तो क्या कर देना, ऐड। अनपेड कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ का अनपेड कंट्रीब्यूशन अगर डेबिट किया हुआ मिलेगा तो प्लस। आप लोग सैलरी चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सैलरी चैप्टर में इसका कोई लेना देना नहीं है, बस मैं ऐसे ही एक रिलेट करा रहा हूं, बाकी ये पॉइंट याद बस रख लेना, उससे कुछ नहीं होगा। सैलरी चैप्टर में मैं बताया था एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय का आरपीएफ का पैसा काटता है, तो पता है। तो जो सैलरी से कट जाता है वो किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का। और एम्प्लॉयर भी उतना ही पैसा मिलाता है कि नहीं मिलाता है, बताओ। एम्प्लॉयर भी उतना ही पैसा मिलाता है। अब पैसा मिलाने के बाद एम्प्लॉयर के, अभी ये पैसा किसके पास रखा हुआ है, एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर की जवाबदारी क्या है कि उसको पीएफ अकाउंट में जमा कराए अपने एम्प्लॉय के।
तो इसको जमा कराने की ड्यू डेट होती है हर महीने की 15 तारीख। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर, तो दिसंबर महीने में जो वर्कर काम कर रहा होगा, दिसंबर महीने की जो सैलरी बनेगी उसमें जो पीएफ का पैसा होगा वो जनवरी के 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए एम्प्लॉय के खाते में। ठीक है, ये जवाबदारी होती किसकी, एम्प्लॉयर की, जमा कराने की। अगर मान लो एम्प्लॉयर जो है नहीं जमा करा रहा है या ड्यू डेट से रुक जा रहा है, ड्यू डेट के बाद जमा करा रहा है, फिर जमा ही नहीं करा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनपेड कॉन्ट्रीब्यूशन बोलेंगे या फिर रुका हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसको भी खर्चा नहीं मानते। खर्चा नहीं मानते मतलब पेमेंट करेगा तब खर्चा मानेंगे, पेमेंट नहीं करेगा तो खर्चा नहीं मानना है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। पहला नंबर पे मैंने क्या बताया, डोनेशन या चैरिटी। सेकंड नंबर पर पर्सनल एक्सपेंसेस। थर्ड नंबर पर डायरेक्ट टैक्सेस। फोर्थ नंबर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद प्रोविजन या फिर रिजर्व। उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। फिर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए ज्यादा जानकारी आपको नोट नंबर 3 और 5 में भी मिलेगी। फिर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी नॉट यूज्ड इन बिजनेस, इसको ऐसे करके पढ़ना पूरा ना। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अनपेड कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ये हो गया आपका नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 नोट नंबर 1 से भी बड़ा है। ये रहा नोट नंबर 2, दिखा, नोट एक ही नाम है बस इसमें, नोट नंबर 2 क्या है। नोट नंबर 2 बोलता क्या, पहले वो समझो। इनकम नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट, ऐसी इनकम जो अकाउंट में क्रेडिट नहीं की गई है लेकिन उसको क्या मानते हैं यश, बिजनेस की इनकम मानते। रोशन का आड़ लेके आप मोबाइल चला रहे हो भाई पीछे बैठ के, है ना। रोशन साइड हो जाओ तो भाई, आप दिख तो रहा है ना। इनकम नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट बट कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो एक नाम देखने को मिलेगा उसका, क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंद का कम मूल्यांकन। मतलब मान लो क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 लेकिन आपने गलती से कितना लिख डाला, मतलब 10,000 कम रिकॉर्ड किए हो, तो कितने रुपए से अंडर वैल्यूएशन हुआ है, 10,000 रुपए क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 3, डेप्रीसिएशन के केस में क्या लिखा था, नोट नंबर 3 लिखा था, नोट नंबर 3 आ गया, ये है नोट नंबर 3। एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड इन अकाउंट बट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो डेबिट नहीं है, जो डेबिट नहीं है अकाउंट में बट बिजनेस के एक्सपेंस के रूप में अलाउड है। इट मीन्स दैट इन एक्सपेंस को बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। तो सबसे पहला क्या आता है, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, डेप्रीसिएशन लेना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब बिजनेसमैन जो डेप्रीसिएशन खुद लगा के रखा है उसको खर्चा नहीं मानेंगे, जो इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं डेप्रीसिएशन, उसको डेप्रीसिएशन मानना है। तो कौन कौन सी एसेट पर कितना कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, यहाँ पे रेट ऑफ दिया हुआ है। आप लोगों के लिए किस्मत अच्छी है कि क्वेश्चन में कौन सी एसेट पर कितना डेप्रीसिएशन लगता है वो रेट दिया रहता है, लेकिन 2 एसेट का आप लोगों को अपने से याद रखना पड़ेगा। तो चलो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे बिल्डिंग की। बिल्डिंग के डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस कितना, और यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस 10%। यहां पर रेसिडेंशियल पर्पस और बिजनेस पर्पस से क्या समझते हो, हाँ वो तो ठीक है, रहने के लिए और बिजनेस में तो ठीक है, लेकिन इन डिटेल। जैसे ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मैं किस पर्पस में यूज में ला रहा हूं, बिजनेस पर्पस। मान लो मेरे 2 एम्प्लॉय है, मैंने उनके लिए बाजू में एक बिल्डिंग किराए पर ले ली या घर किराए पर ले लिया। क्यों, क्योंकि वो उनको आने जाने में दूर होता है तो वहीं रहेंगे, मेरे बिजनेस में उनको उनके पास में रहने से मेरे बिजनेस को आसानी होगी। तो वो बिल्डिंग को मैं क्या अपना पर्सनल यूज वाला मानूंगा कि बिजनेस यूज वाला मानूंगा। मैंने वो बिल्डिंग किसके लिए रखी है, एम्प्लॉयज के लिए, तो यूज तो हो रही है मेरे बिजनेस में लेकिन फॉर रेसिडेंशियल पर्पस यूज हो रही है, और ये वाली बिल्डिंग यूज हो रही है मेरे बिजनेस में लेकिन फॉर बिजनेस पर्पस यूज। मतलब दोनों ही बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, लेकिन ये रहने के लिए यूज में आ रही है और ये काम करने में, जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग बोल लो ये सब। तो जो रेसिडेंशियल वाली बिल्डिंग है उसके ऊपर कितना % लगेगा, 5, और जो ये वाली है तो 10, क्योंकि इसमें ज्यादा टूट फूट होता है और इसमें कम टूट फूट होगा इसलिए। फर्नीचर पर कितना %,
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर कितना परसेंट, यहां पर क्या लिखा है, नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी। इसके अंदर क्या क्या आता है, कार, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, टाइपराइटर एटसेट्रा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी क्या लिखा हुआ है, स्पेशल, बस हो गया, ट्रक हो गया, टैक्सी हो गया, इसके ऊपर कितना 30%, और कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो 40%। बुक्स, बुक्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, और पेटेंट या नो हाउ के ऊपर, और ये क्या बना हुआ है, बल्ब, बल्ब के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं, ये दोनों याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन के रेट नहीं दिया रहता। इतनी सारी जो एसेट है ना उनका रेट दिया रहेगा आपको स्पेसिफिकली कि ये एसेट है इसके ऊपर इतना डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, लेकिन ये दोनों के ऊपर का डेप्रिसिएशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले किसका है, बुक्स, बुक्स का 40%, और पेटेंट या नो हाउ का कितना 25। ये जो भी एसेट्स थे ना भाई, ये सब टेंजिबल नेचर के थे। कौन से नेचर के थे, टेंजिबल। टेंजिबल मतलब यहां पर दो एसेट ऐसे हैं जो पेटेंट या नो हाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली पेटेंट या नो हाउ जो है ना इंटेंजिबल नेचर का है। मैं यहां ऐसा बोल सकता हूं, इतने एसेट क्या है टेंजिबल, और ये कौन सा है इंटेंजिबल। कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, इसको राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ। राइट ऑफ भी एक प्रकार का क्या होता है, डेप्रिसिएशन ही होता है। जो टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर के एसेट होते हैं ना उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन, ये लगाते हैं। लेकिन जो एक्सपेंस फिक्सटिशियस नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, फिक्सटिशियस। फिक्सटिशियस आप लोग ये जो वर्ड यूज कर रहे हो अकाउंटिंग में शायद पढ़े होंगे आप लोग। तो जो फिक्सटिशियस नेचर के होते हैं उनको राइट ऑफ किया जाता है, उनको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, तो नेशनल लेबोरेटरी में अगर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो उसको कितने परसेंट से राइट ऑफ करोगे, 100% से राइट ऑफ करोगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर है तो उसको कितने परसेंट से राइट ऑफ करोगे, 20% से राइट ऑफ करोगे। ठीक है, तो हमने अभी तक फॉर्मेट के हिसाब से बोलूं तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे नोट नंबर 4 की। नोट नंबर 4 क्या बोलता है, इनकम क्रेडिटेड इन अकाउंट बट नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस। ऐसी इनकम जो अकाउंट में क्रेडिट की गई बट उसको क्या नहीं मानते, बिजनेस इनकम नहीं मानते। तो कौन कौन सी ऐसी इनकम है, पहला डिविडेंड इनकम, रेंट रिसीव्ड, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। अगर कस्टमर गिफ्ट देके चला गया तो, क्लाइंट गिफ्ट देके चला गया तो, आप डॉक्टर हो, बहुत अच्छा ऑपरेशन किए, मरते मरते आदमी को बचा लिए, या आप वकील हो, किसी को फांसी की सजा हो गई थी, आपने बचा लिया, तो सामने वाले आपको फीस तो देंगे आपकी, वो तो बिजनेस की इनकम है। लेकिन 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 वो आपकी फीस के अलावा खुश होकर आपको अगर गिफ्ट दे दे रहा है तो क्या होगा, क्लाइंट से गिफ्ट मिलता है ना तो बिजनेस की इनकम मानते हैं, और रिलेटिव अगर गिफ्ट देके जा रहा है तो बिजनेस की इनकम नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, ब्याज की इनकम, ब्याज की इनकम, ये सब कहां की इनकम है मालूम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब पढ़ेंगे ना तब वहां पर आएगा ये सब। इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है, इनकम टैक्स को जब बिजनेस का खर्चा नहीं मानते तो इनकम टैक्स की रिफंड को कैसे बिजनेस की इनकम मानेंगे। ठीक है, बैड डेट की रिकवरी, बैड डेट की रिकवरी, डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको नोट नंबर 6 देखना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, ये अगर क्रेडिट किया हुआ है सब तो उसको क्या करेंगे, अगर क्रेडिट किया हुआ है तो माइनस होगा, क्रेडिट नहीं किया हुआ है तो माइनस करोगे नहीं। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन का नोट नंबर 5 आ गया, दिख रहा है भाई, ये है ना, इसका फोटो है ना, अपने आंखों में छाप लेना। छाप लेना बोलने का मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, वैसे करके आप इसको याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो डेप्रिसिएशन में लिख के ले लो, कभी गलती नहीं होगी, और ये याद नहीं है तो हमेशा गलती करोगे डेप्रिसिएशन में आप लोग। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने देखना यहां पर लिखा था नोट नंबर 3 और नोट नंबर 5। तो नोट नंबर 3 क्यों मैंने बताया था, क्योंकि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन याद रहे, ये रेट की बात करता है, रेट की। और नोट नंबर 5 डेप्रिसिएशन अगर आ गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, नोट नंबर 5 उसकी बात करता है, ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट मतलब प्लस करना है कि माइनस करना है या फिर क्या करना है उसका। ठीक है, तो नोट नंबर 5 अभी पढ़ने का सही टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा इसको। उसके बाद नोट नंबर 6, ये भी पढ़ने का भी सही टाइम नहीं है, जब आएगा तब बताऊंगा। तो आप लोगों को आज की क्लास में मैंने क्या बताया, फॉर्मेट नंबर 1 करवाया है। ये अगर आप समझ गए तो कम से कम 30 क्वेश्चन बनाने के लायक हो गए। सैलरी चैप्टर से हल्का है ये चैप्टर। मेरा बोलने का मतलब सैलरी चैप्टर के रूल पढ़ाने में मेरे को 5 दिन लगे थे, इस चैप्टर को पढ़ाने में मेरे को रूल कितने दिन में हो गया, मतलब 75% रूल मैंने आज ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन वगैरह बनाना है हम नेक्स्ट क्लास से बनाएंगे। आप लोगों को आज की क्लास अगर समझ नहीं आई होगी या फिर बीच बीच में नींद भी ना आ गई होगी तो फिर से देख के आना। और जो जो मैंने यहां तक, कहां तक, नोट नंबर 4 तक पूरा याद करके आना है। ठीक है, याद करके आना है पूरा आप लोगों को। नोट नंबर फॉर्मेट नंबर 2 वगैरह याद करने का जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, चलो आज की क्लास हुआ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।